हेलो। सो एक बार फिर से स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स 2.0 पर। जैम के हमारे जो एग्ज़ाम टाइम है, जैम का जो एग्ज़ाम टाइम है वो काफ़ी पास आ रहा है और अब हमें ज़रूरत है रिवीजन की। ठीक है। तो जैसे मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी आपको बता रखा है कि अब आपके पास केवल 40 डेज़ का ही टाइम बचा हुआ है और हमें डेज़ के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करते रहना चाहिए। क्लियर है। अब जब 40 डेज आ गए हैं और अगर आपका सिलेबस 70% हो चुका है या 70, 75, 80% तक हो चुका है, तब आप उसे अच्छे से रिवाइज करना स्टार्ट करो। आप अगले सिलेबस पे तभी मूव करें जब आपका इतना सिलेबस का पार्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया हो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ऑप्टिक्स के इंटरफेरेंस पार्ट का रिवीजन करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी ऑप्टिक्स के लिए। ऑप्टिक्स में लोगों को डाउट है, सो हम वेव ऑप्टिक्स का ही पार्ट करेंगे जो हमारे जनरल ऑप्टिक्स है। ठीक है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जिसे कह सकते हैं हम लोग, वो आप लोग कहीं से भी कवर कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको उसमें दिक्कत हो तो आप मेरे से टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, हम अपनी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को भी ख़त्म कर लेंगे। फिलहाल जैम से पहले ये टारगेट रहेगा, मतलब जैम से पहले क्या, मतलब इसी वीक में ये टारगेट रहेगा कि हम लोग अपने जो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन इसका रिवीजन कर लें। तो मेरे पास ये शॉर्ट नोट्स हैं। ठीक है। केवल इन्हीं से हम लोग रिवीजन करेंगे। ये शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर और मैं कोशिश करूंगा इसकी लिंक, ड्राइव लिंक भी आपको दे दूं, तो आप इससे मैच कर सकते हैं। पर सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप इसे खुद रिवाइज करें। ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है माइक का साउंड कम आ रहा हो, मैं तेज बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये माइक थोड़ा सा ख़राब हो गया है, बट अगर कम आ रहा हो तो प्लीज़ आप हेडफोन वगैरह का यूज़ करके इस वीडियो को ज़रूर देखें। और इस तरह की और वीडियोस आने वाली हैं। ठीक है। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें, ताकि और भी लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। हम लोग वेव ऑप्टिक्स में चल रहे हैं। ठीक है। वेव ऑप्टिक्स में हम लोग आज इंटरफेरेंस को करेंगे। ठीक है। जनरल आइडिया सबको होता है व्हाट इज इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस से पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, सुपरपोजिशन पढ़ते हैं। ठीक है। बाकी हम सबको पता है लाइट एक वेव है और वेव्स का सुपरपोजिशन हम सबने पढ़ रखा है, तो हम सुपरपोजिशन से ही इंटरफेरेंस की तरफ चले जाएंगे। वीडियो को मैं शॉर्ट रखने की कोशिश करूंगा, सारे कॉन्सेप्ट आपको एज अ रिवीजन बताऊंगा, कोई प्रूफ नहीं बताने वाला। ठीक है। तो फॉर्मूला और उसका हल्का सा कॉन्सेप्ट। ठीक है। ओके। तो हम लोग वेव के सुपरपोजिशन पे जाते हैं कि एक वेव ये आ रही है, एक वेव ये आ रही है, तो एक तीसरी वेव निकल जाएगी जो इन दोनों का सुपरपोजिशन होगी। मतलब अगर ये एक वेव E1 है, एक ये वेव E2 है, तो जो वेव होगी E, ये क्या होगी, E1 प्लस E2। ये हमें पता है, ये सुपरपोजिशन का रूल है कि अगर एक वेव E1 है, एक वेव E2 है, किसी पॉइंट पर सुपर इम्पोज करती है तो सुपर इम्पोज के बाद रिजल्टेंट वेव निकलती है जो इन दोनों का वेक्टर सम होता है। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारी वेव की इक्वेशन से। हमें पता है ये जो हमारी लाइट है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इसमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी होगा और मैग्नेटिक कंपोनेंट भी होगा। ठीक है। तो मे भी आपको आवाज थोड़ी सी कम आ सकती है। ठीक है। तो मैं इसे यहीं कनेक्ट कर देता हूँ, कोशिश करूंगा तेज बोलने की। ओके। मैं कह रहा था कि जो लाइट होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी होता है और मैग्नेटिक कंपोनेंट भी होता है। तो हम लाइट की इक्वेशन को एज ए इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में लिख सकते हैं। E इक्वल्स टू, यहाँ मैं लिख रहा हूँ E01। ठीक है। इसका एम्पलीट्यूड हो गया, अब ये इसका फेज आएगा। ठीक है। तो वेव की इक्वेशन में एक एम्पलीट्यूड होता है और एक उसका फेज वाला पार्ट होता है। सो साइन लिख सकते हैं kx माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ठीक है। सो हमारी वेव की इक्वेशन हो गई। वेव की वेलोसिटी को हम लोग कैसे लिखते हैं, ओमेगा बाय के। ठीक है। हमारी वेव की वेलोसिटी टी का कंपोनेंट अपॉन एक्स, सॉरी टी का कॉफिशिएंट अपॉन एक्स का कॉफिशिएंट, इसे याद रखेंगे। ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अगर यहाँ पे माइनस साइन है तो वेव हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही होती है और यहाँ प्लस साइन होता है तो वेव हमारी निगेटिव डायरेक्शन में चल रही होती है। इसमें भी कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ओके। अब हम लोग दूसरे पॉइंट पे चलते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। क्या पढ़ेंगे, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो अगर एक वेव ऐसे आ रही है और एक वेव ऐसे आ रही है और ये किसी पॉइंट पर सुपर इम्पोज कर रहे हैं तो इनका वेक्टरली सम हो जाएगा। यानी कि सपोज करो ये जो मेरा E1 है, E1 जो वेव है इसकी इक्वेशन है E01 साइन kx माइनस ओमेगा टी, और जो E2 वेव है इसकी इक्वेशन हो गई E02 साइन
के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा, यानी कि इन दोनों, ये जो मेरी दो वेव है, इन दोनों में डेल्टा का फेज डिफरेंस है। इसका फेज साइन के एक्स माइनस मतलब के एक्स माइनस ओमेगा टी, इसका फेज के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा है। तो जब ये सुपर इम्पोज होंगी तो जो रिजल्टेंट वेव होगी वो कुछ कैसी दिखेगी, E01 मतलब E1 प्लस E2, इन दोनों का लीनियर सम, इन दोनों का वेक्टरली सम। तो उसकी रिजल्टेंट इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, रिजल्टेंट इक्वेशन को मैं लिख देता हूँ E0 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस एप्सिलॉन। ठीक है। अच्छा, ये E0 क्या होगा, ये रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड होगा। E0 रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड होगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, E0 इक्वल्स टू अंडर रूट E01 का स्क्वायर प्लस E02 का स्क्वायर प्लस 2 E01 E02 कॉस डेल्टा। ठीक है, ये हमारा रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड हो गया। इस एप्सिलॉन की वैल्यू हम लोग, इसका जो फेज होगा वो ऐसे लिख सकते हैं, tan एप्सिलॉन इक्वल्स टू E02 साइन एप्सिलॉन अपॉन E01 प्लस E02 कॉस एप्सिलॉन, सॉरी साइन डेल्टा आएगा। tan एप्सिलॉन इक्वल्स टू E02 साइन डेल्टा अपॉन E01 प्लस E02 कॉस डेल्टा। मेरे को उम्मीद है हमने क्लास 12 से कवर करते हुए आ रहे हैं। हो सकता है मैंने यहाँ पे अपने साइन चेंज कर दियो, बट हम क्लास 12 से सुपर पोजिशन ऑफ द वेव्स को अच्छे से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं होगा। यहां से हम लोग आगे चल सकते हैं, इसे दो पार्ट में डिस्कस कर सकते हैं, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो व्हाट इज द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है, हमारे पास इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, हमारे पास एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा है। इसका मतलब क्या होगा, इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, ठीक है, इसके एम्पलीट्यूड की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, तभी तो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और इसकी मिनिमम जब होगी तब हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। क्लियर। सो मैक्सिमम के लिए ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, किस पे डिपेंड कर रहा है, डेल्टा पर। तो अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो कॉस डेल्टा की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, और कॉस डेल्टा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, कॉस डेल्टा की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, कॉस डेल्टा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। सो डेल्टा की वैल्यू क्या हो गई, 2n पाई। ठीक है, पाई का इवन मल्टीपल। और फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कॉस डेल्टा की वैल्यू क्या हो गई, -1। तो डेल्टा इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई, यानी कि पाई का ऑड मल्टीपल। तो यहां से हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस निकल के आते हैं। अच्छा, डेल्टा था क्या, डेल्टा था हमारा, याद रखना है, डेल्टा था हमारा फेज डिफरेंस। सो अगर दो वेव के बीच में फेज डिफरेंस, ध्यान से सुनो, अगर दो वेव के बीच में फेज डिफरेंस पाई का इवन मल्टीपल है तो वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और अगर दो वेव के बीच में पाई का ऑड मल्टीपल फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस पाई का ऑड मल्टीपल है, तो वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो यहाँ पे हमने सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स को पढ़ लिया, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को पढ़ लिया। तो आपको भी रिवीजन ऐसे करना है, ऐसे शॉर्ट नोट्स बना दें। सो एक जरा से पेज में सब आ जाएगा और आपका पूरा सुपरपोजिशन यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं इंटेंसिटी की। सो पता है लाइट की इंटेंसिटी क्या होती है, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। सो जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए अपनी इंटेंसिटीज को डिस्कस कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए अगर मुझे मैक्सिमम लिखना हो, सो क्या होगा, आई मैक्स क्या होगा, E0 के प्रोपोर्शनल, मतलब प्रोपोर्शनल टू E0 का स्क्वायर। ठीक है ना भाई, कंस्ट्रक्टिव के लिए E0 का स्क्वायर। तो अगर मैं इसका स्क्वायर खोल दूं तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं E01 का स्क्वायर प्लस E02 का स्क्वायर प्लस 2 E01 E02, क्योंकि कॉस डेल्टा की वैल्यू क्या हो गई, कॉस डेल्टा की वैल्यू हो गई 1। तो हमारे पास बचा E01 का स्क्वायर प्लस E02 का स्क्वायर प्लस 2 E01 E02। अब हमें पता है E01 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, I1। E02 के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, I2। 2 E01 E02 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट I1 I2। ठीक है, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का स्क्वायर। मैं प्रूफ हल्का सा हिंट दे रहा हूँ क्योंकि ये रिवीजन वीडियोज है, तो मैं मान के चल रहा हूँ
कि आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ रखा है। अगर आपने नहीं पढ़ रखा तो पहले प्लीज आप पढ़ लें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं प्रूफ नहीं कराऊंगा, बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। ओके, सो फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अगर हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को देखें तो यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस। तो मिनिमम इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, आई मिनिमम इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर है, अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। तो अगर हमें रेशियो लिखना हो, ये रेशियो कई बार पूछा जाता है, आई मैक्स अपॉन आई मिन, छोटा सा फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले पे सवाल आ जाते हैं। तो आई मैक्स अपॉन आई मिन क्या होगा, अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों का रेशियो लेंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी हटा के कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट से वाला कांस्टेंट कट जाएगा। सो यह जाएगा अंडर रूट I1 प्लस I2 का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का स्क्वायर। सो हमारे पास आई मैक्स आई मिन का रेशियो आ गया। अंडर रूट I1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, E1 का स्क्वायर। देखो अगर I ई स्क्वायर का प्रोपोर्शनल है तो ई को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट I1। तो अंडर रूट I1 को हम लोग लिख सकते हैं E1, अंडर रूट I2 को लिख सकते हैं E2। E1 E2 का मतलब E01 E02। ये किसकी इंटेंसिटी है, इस वेव की। ये किसकी इंटेंसिटी है, इस वेव की। इन दोनों का रिजल्टेंट हम इस पॉइंट पर डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ पे दोनों वेव्स सुपर इम्पोज हो गई हैं। समझ में आ रहा है? ओके, और ये हो गया E01 माइनस E02 का स्क्वायर। इतना क्लियर है? ठीक है, सो यहाँ तक हमारा हो गया, हमने सुपरपोजिशन वगैरह डिस्कस कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग YDAC पे चलते हैं। ओके, पार्ट 2 देखिए इस वीडियो का, इस पार्ट 2 में हम लोग YDAC पे चलेंगे।